Hello, guys. Hope you all are doing well, and welcome to today's discussion of current affairs. So, before moving forward, I would want to tell you that on our website we have multiple choice questions for your JS papers and for your current affairs things. So, you can go and practice out there. That's available completely free of cost, and you can find the link in the description box below. तो अब आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमने आज के डिस्कशन के लिए फाइनलाइज किया है। सबसे पहले हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। वो लोग पीस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। रिसेंटली रशिया ने जो है वो इन्वेजन शुरू कर दिया था यूक्रेन के ईस्टर्न बाउंड्रीज़ को, तो वो हम देखेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वेस्ट ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, और कुछ एडिशनल सैंक्शंस हैं जो यूएस ने फॉरवर्ड किए हैं हाल में ही, तो उनको हम देखेंगे। Then we have another article for new Kerala paradigm. So recently Kerala has it is approx viewing a shift from its old model to a new model. तो वो new model क्या है उसको हम समझेंगे। जो अगला आर्टिकल है हमारा वो बिटकॉइन के लीगैलिटी पे है, उसको समझेंगे। और फिर कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है। पहला तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस पर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाला है, तो उसका क्या मोटो है, क्या कोर आइडियाज़ हैं, उनको हम समझेंगे। हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको हम समझेंगे। और हाल में ही जो रेडिएशन स्पाइक है ड्यूरिंग दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको हम समझेंगे। एंड द लास्ट थिंग वी हैव इज नॉर्मैंडी फॉर्मेट। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। तो हाल में ही क्या हुआ है, जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये विलिंगनेस दिखाई है कि वो यूक्रेन के साथ एक नेगोशिएशन कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होने के लिए तैयार है। और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने कन्वे की है एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के द्वारा, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है और जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके बीच में हुई। तो अब हम समझते हैं कि इस इशू का एक पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। रीसेंट पास्ट में हमने ये देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो दिन प्रतिदिन इंटेंसिफाई होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और इससे जो उनके बीच में डिसकॉन्टेंट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। और इसने पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। वेस्ट यूएस सब अपने अपने सैंक्शंस लगा रहे हैं, सबका अपना से है इस पूरी घटना के ऊपर। अब जो ये टेंशन है वो और ज़्यादा तब बढ़ गया जब रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर एक मिलिट्री वॉर वेज कर दिया, एक मिलिट्री एक्शन, एक मिलिट्री इन्वेजन शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो रशियन आर्मी है उन्होंने यूक्रेनियन आर्मीज को कॉल अपॉन किया, उनको ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है रशिया में उसको अप्रूव कर दिया जाए, यानी उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। क्यों? रशिया के हिसाब से ये जो लीडर्स हैं ये नियो नाजीज हैं। नियो नाजीज कौन होते हैं? नियो नाजीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो नाजी आइडियोलॉजी को एडवोकेट करते हैं। अब नाजी आइडियोलॉजी क्या है? नाजी आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है जो कि प्रमोट करती है रेसिज्म, जेनोफोबिया, एंटी कम्युनिज्म और दूसरे एलिमेंट जो नाजी डॉक्ट्रिन को कंसर्न करते हैं। अब रशिया को नाजी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रशिया की जो आइडियोलॉजी है वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और नाजी आइडियोलॉजी जो है वो एक एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। ओके, रशिया ने इसके साथ साथ जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि वो रेसिडेंशियल एरियाज में वेपन्स का यूज कर रहे हैं, जो कि वो जानबूझकर रशियन मिलिट्री को प्रोवोक करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने इस प्रॉब्लम को समझा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ रहा था। रशिया ने यूक्रेन को कहा कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको अप्रूव कर दो। ऐसा नहीं होने पर रशिया ने एक वॉर वेज कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है? इससे जो ये जो क्राइसिस है इसने
नाटो के वीकनेस को सामने लाकर रख दिया है। जो सिक्योरिटी पर्पस से या जो डिफेंस पर्पस से नाटो का जो मोटो है, नाटो का जो कोर आइडिया है, वो यहाँ पे बहुत वीक दिख रहा है। एक बार हम नाटो को भी समझ लेते हैं। तो नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। नाटो क्या है? नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के ऊपर बेस्ड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी क्या है इसको समझते हैं। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो कि एक सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस है, जहां पर जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो अग्री करते हैं एक म्यूचुअल डिफेंस के ऊपर। अब ये म्यूचुअल डिफेंस क्या है? ये जो म्यूचुअल डिफेंस है वो एक रिस्पॉन्स है। अगर कोई भी नॉन मेंबर एक्सटर्नल पार्टी इनके मेंबर्स या ऐसे किसी भी जगह पे अटैक करता है तो वो एक कलेक्टिव डिफेंस के लिए सामने आएंगे। ओके, अब हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझते हैं यूएसएसआर का और यूएस का। तो ऐसा माना गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से ही यूएसएसआर और यूएस हमेशा 2 ब्लॉक्स के रूप में रहे। और आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस हमने ये देखा कि 3 ब्लॉक्स रहे, एक यूएस, यूएसएसआर और इंडिया, जिसने कि नॉन अलाइनमेंट फोर्स को चुना। अब इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड, ये जो डिटोरिएटिंग रिलेशन है दो फॉर्मर एलाइज यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर, वो कोल्ड वॉर की तरह ही चलता रहा। However, USSR sought to expand its influence in Europe through the spread of communism. लेकिन यूएस ने इसको अपनी इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा और इसलिए जरूरत हुई नाटो को फॉर्म करने की। ओके, तो अब हमने नाटो को भी समझ लिया। यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस का जो अभी ऑनगोइंग सिचुएशन है वो हम समझ पाए। अब हम देखते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। रशिया ने हाल में ही एक ऑल आउट अटैक वेज कर दिया यूक्रेन पे, और ये उन्होंने लैंड, एयर, सी तीनों ही मीडियम से किया। अब ये जो अटैक है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक कंसिडर किया जा रहा है। रशियन मिसाइल ने यूक्रेन के सिटीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़े शॉक के रूप में सामने आया। तो जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर्स को इन्वेड किया और वहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं जैसे डॉनबास्क है, लुहांस्क है और जो अलग अलग रीजन्स हैं उनको इन्वेड किया और वहाँ पर तबाही मचाई। अब हम ये समझ लेते हैं कि रशिया का रिस्पॉन्स क्या है, रशिया का स्टैंड क्या है। जो रशियन प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो उन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, जिसमें कि उन्होंने रशियन सिटीजन्स को भी इंक्लूड किया और उन्होंने ये कहा कि दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू जीनोसाइड इन यूक्रेन एंड फॉर दिस वी विल स्ट्राइव फॉर द डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। ओके, तो अब ये था रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन का स्टैंड। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि भाई आज के लिए तो हमारा टारगेट हो गया, हमारा टारगेट था 83 यूक्रेनियन लैंड बेस्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय करना और आज के लिए हमने अपना गोल अचीव कर लिया। अब रशिया का जो ये इन्वेजन है, ये रशिया का जो आक्रामक रूप है, ये कितना सही है इसको समझते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है, ये यूएन चार्टर को वायलेट करता है। यूएन चार्टर क्या है? यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का 4th सेक्शन ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जो कि ये डिमांड करता है कि जो भी स्टेट है उनको ऐसे किसी भी फोर्स या ऐसे किसी भी थ्रेट का यूज नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी स्टेट की इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को कोई खतरा हो। अब जो रशिया का अटैक है यूक्रेन पे वो इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसको बहुत ही अग्रेसिव एक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए और देखा जा भी रहा है। ओके, अब ये समझते हैं कि यूक्रेन का रिस्पॉन्स क्या है।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि रशिया जो है वो तो हमारे स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का एम कर रहा है। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर ने साथ में ये भी कहा कि ये जो वॉर है ये वॉर ऑफ एग्रेशन है और यूक्रेन अपने आप को डिफेंड करेगा और वो जीतेंगे। अब यूक्रेन का जो सेल्फ डिफेंस है वो कहाँ तक जायज है, तो इसको समझ लेते हैं। यूएन चार्टर का एक और आर्टिकल जो कि आर्टिकल 51 है, वो स्टेट्स को ये ऑथराइज करता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने फोर्स का यूज कर सकते हैं और ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है। तो इसीलिए यूक्रेन को ये राइट है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि वो असिस्टेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है अदर स्टेट से इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस या फिर सप्लाई ऑफ वेपन्स। और ये अब स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहे या ना करना चाहे। तो अब हम समझते हैं कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अमेरिका और जो भी अमेरिका के एलाइज हैं ये इस चीज को रशिया का जो ये एक्शन है वो उसको सही नहीं मानते हैं और वो कह रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो रशिया को इस एक्शन के लिए, इस वॉर के लिए अकाउंटेबल ठहराता है और जो भी फर्दर कॉन्सिक्वेंस होगा विद इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट रशिया हैज टू सफर। फ्रांस भी स्ट्रांगली इस अटैक को कॉन्डेम करता है और रशिया को इस वॉर को, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को तुरंत ही खत्म करने की सलाह देता है। UK is also saying that Russia has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this attack, which is not valid. अब बात करते हैं सैंक्शंस के बारे में। तो यूएस अलॉन्ग विद नाटो एंड यूरोपियन कमीशन इन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे जो कि इकोनॉमिक पेनल्टीज के रूप में है। वो सैंक्शंस क्या है वो हमने पहले देखा है और अगले आर्टिकल में हम सैंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि ये जो पूरा क्राइसिस है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स जो कि इंक्लूड करते हैं मेडिकल स्टूडेंट सबसे ज्यादा, वो यूक्रेन में रहते हैं। अब रशिया का जो अटैक है वो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है इकोनॉमी। अब ये जो अटैक है ये इंडिया का जो बेंचमार्क है, हमारा जो BSE सेंसेक्स है, इसको बहुत ज्यादा गिरा सकता है और ये संभावित है कि लगभग 2700 पॉइंट से ये गिरेगा एंड दिस विल बी द हाईएस्ट ड्रॉप इन 2 years। हमारे ऑयल प्राइसेस में राइज हो सकता है। जो हमारा टी एक्सपोर्ट है, रशिया इज अ सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर इंडियन टी एक्सपोर्ट, वो बहुत बड़ा उसको नुकसान होगा। ओके, व्हीट एक्सपोर्ट्स, रशिया यूक्रेन क्राइसिस इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है हालांकि कि जो हमारा व्हीट का एक्सपोर्ट है वो हम ग्लोबल मार्केट में 25% ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो मेजर एक्सपोर्ट अभी जो है वो रशिया और यूक्रेन से आ रहा है। तो ये था इंडिया के रिलेशंस, इंडिया की इकोनॉमी पे इस क्राइसिस का इम्पैक्ट। अब ये समझ लेते हैं कि इस पूरे क्राइसिस में इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हालांकि एक अपील किया है कि एक इमीडिएट सीज फायर किया जाए और जो इसको डायलॉजिकल फॉर्म में, इसको कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में सुलझा लिया जाए। पीएमओ ने ये भी कहा कि सेफ एग्जिट फॉर इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द रीजन इज इंडियाज हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि अभी इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वो अपने लोगों को भाई वहां से बाहर निकाल ले। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत यूरोपियन लीडर्स से मिले और उन्होंने जिन्होंने इंडिया को ये कहा कि इंडिया ये जो डिप्लोमेटिक पोजीशन में है उसको वो चेंज कर ले और यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट कर ले। हालांकि इंडिया के लिए ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया के रिलेशंस रशिया से बहुत अच्छे हैं और इंडिया उसको खराब नहीं करना चाहेगा ताकि फ्यूचर में इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो खराब ना हो। साथ में ही इंडिया नॉन अलाइनमेंट फोर्स को सपोर्ट करता है तो वो इस वॉर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा गिवन कि इंडिया का यूक्रेन में एक बहुत मेजर डायस्पोरा भी स्टैंड करता है। ओके, अब एक और मेजर पावर है जो कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो है चाइना। चाइना का इस पर क्या टेक है।
अब चाइना के यहाँ पर ये इंटेंशंस है कि पहले तो ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो उसको सुलझा दे, और चाइना इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। और फ्यूचर में ये बहुत प्रोमिनेंट रूप से दिखाई देता है कि चाइना अपने एफर्ट्स लगाएगा ताकि इस इंटायर इशू पे जो है एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सके। हालांकि अब कंक्लूजन के रूप में हमारे पास जो सवाल सामने आता है वो ये है कि अगर ऐसा कोई नेगोशिएशन रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जाता है तो उसकी फ्यूचर फीजिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी या फिर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो इस टेंशन की वजह से बहुत इन्वेजिव हो चुका है। तो आगे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कितनी बढ़ सकती हैं, और इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे ये इशू आगे बढ़ता जाएगा इसको हम समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल के ऊपर जो कि इसी रिगार्डिंग है कि रशिया पे कुछ और सैंक्शंस जो हैं वो यूरोप ने इम्पोज किए हैं। अगेन ये जो आपका आर्टिकल है ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने हाल में ही कुछ और सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगा दिए हैं, ये देखते हुए कि जो क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इस इशू के हाइलाइट्स क्या हैं? यूएस ने रशिया का जो एक्शन है, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पर, उसको अग्रेसिव करार दे दिया और ये कहा कि अब जो हमारे सैंक्शंस हैं हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और ये जो सैंक्शंस है इसका जो रशिया की इकोनॉमी है वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये सैंक्शंस क्या कुछ है। पहले तो हमने ये समझा था पिछले इसके पहले वाले आर्टिकल में कि जो बैंक्स हैं, रशिया के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जो सेवरल रशियन एलाइट्स और उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल सैंक्शंस लगाए गए हैं। और इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सैंक्शन है वो रशिया के इंपोर्ट और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जैसे कि डिफेंस, एविएशन और मैरीटाइम सेक्टर को भी एक्सटेंड कर सकता है। अब ये जो स्टेप है एडिशनल सैंक्शंस को लगाने का, ये 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक जॉइंट एग्रीमेंट है जो कि इंक्लूड करता है यूनाइटेड किंगडम को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और भी अलग अलग कंट्रीज को। ओके, अब जो ये यूरोपियन यूनियन है ये क्या सोच रहा है, इसका क्या नजरिया है इसके पीछे, इसको हम समझ लेते हैं। तो रशिया का जो ये अटैक हुआ, रशिया का जो ये इन्वेजन है, ये यूरोपियन यूनियन को अच्छा लगा नहीं, अच्छा तो किसी को भी नहीं लगा। बट यूरोपियन यूनियन इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस as a block of NATO also. So they are eyeing to freeze the assets which are linked to Russian president and foreign minister over their invasion of Ukraine. और ये जो है ये अभी तक की हिस्ट्री में एक बहुत यूनिक स्टेप कंसिडर किया जा रहा है which is towards the nuclear power by the international community. Okay, अब इसके क्या consequences होंगे इसको हम समझ लेते हैं। अब ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसने जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है, जो वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, उसको रिकंसिडर करने के लिए हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये जो सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, ये एक अनप्रेडिक्टेबल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चैलेंज जो है वो रशिया के लिए लेकर आएंगे और रशिया को जो है एक आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। However, there are experts जो ये मानते हैं कि ये जो ड्रास्टिक सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, ये एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है इस ऑनगोइंग क्राइसिस को रिजॉल्व करने का। और इससे ये भी हो सकता है कि जो आगे जो आउटकम्स आने वाले हैं वो और ज़्यादा बिटर हो जाए। ओके, और इससे जो वर्ल्ड का स्टेपल ग्रेन मार्केट है, क्योंकि रशिया जो है वो वीट का एक बहुत मेजर मार्केट है, एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर भी रहा है, तो उससे जो ये वर्ल्ड का स्टेपल मार्केट है, ग्रेन मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स होगा। ओके,
अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो तो बहुत क्लियर है कि वो सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन इससे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एक बहुत मेजर सेटबैक सफर करेंगे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। साथ में जो नाटो का वीकनिंग है उसको हम देख पा रहे हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो इन सैंक्शंस का हो सकता है रशिया के ऊपर। तो ओके, सो दिस वाज इट। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज न्यू केरला पैराडाइम। सो वी विल लर्न हाउ केरला शिफ्ट्स इट्स ओल्ड मॉडल टू अ न्यू मॉडल। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये अगेन आपका गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो काफी दिनों से ये डिस्कशन चल रहा है कि जो ओल्ड केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको हम रिवैम्प करें और एक नया मॉडल लेके आए। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो नया मॉडल है केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ओके, ये जो मॉडल है ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट पैराडाइम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस मॉडल को इंटरनेशनल अटेंशंस मिले हैं इसके मेटिकुलस अप्रोच के लिए, क्योंकि ये फोकस करता है सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज पे। ये जो नया केरला मॉडल है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा डिलीवरी आउटसोर्सिंग बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे जो सोशल सेक्टर है उसमें जो गैप्स आ गए हैं और जो रिसोर्सेज का शेयरिंग है वो इक्विटेबल रूप से नहीं हो पा रहा है वो सुचारू ढंग से चले और ये गैप जो है जो अभी आ चुका है सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट में वो कम हो सके। साथ में ही एक ऐसा अटेम्प्ट है सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सिनर्जी बनाने का, जिससे जो उनका वर्किंग है वो और ज़्यादा स्मूथली हो सके। तो ये एक आइडिया है नवा केरलम बनाने का, यानी कि नया केरला बनाने का, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है और साथ में ही ये अटेंशन इस चीज़ को अटेंशन में लाता है कि पुअर और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के उनके इंटरेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब इस नए मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो पुराना मॉडल था अगर हम उसको देखें तो वो कुछ इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फूड कंजम्पशन का लो लेवल, इनको अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा था। और पैंडेमिक के बाद केरला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बहुत हाई हुई और जिससे कि जो डेथ रेट है वो भी हाई हो गए, which was also due to the increased case of alcoholism. Okay, अब despite being the state with the highest literacy rate, Kerala ranked 9th highest in terms of per capita income, which was accompanied by a contraction in its GDP and unemployment rate of 9%. अब ये जो चीज़ है ये यहाँ पे एक चिंता का विषय था। अब जो फिस्कल डेफिसिट का और 4% GSDP का लिमिट होना केरला के लिए एक अलार्मिंग सिनेरियो था और ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत थी कि केरला की इकोनॉमी को हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है और इसीलिए न्यू केरला मॉडल को लाया गया और केरला ने ये पैराडिमेटिक शिफ्ट देखा, which is a matter of appreciation and attention on the world platforms. So this was about the Kerala paradigm. Now moving to the next article that deals with legality of. Recently, the Supreme Court asked the Union government to give a clarification on the terms of legality on the digital currency, which is Bitcoin. Okay, now why was this? This was because there was a necessity which was seen to regulate the idea of cryptocurrency. क्रिप्टोकरेंसी पे एक आर्टिकल आया था 17 फरवरी के न्यूज़पेपर में द हिंदू में, तो आप प्लीज़ उसको जाकर पढ़ सकते हैं। दैट विल somehow get you a better understanding of cryptocurrency. Now why this article is important? This article is important from the perspective of economy, that is your GS paper 3. और अभी क्रिप्टो करेंसी, एविएशन, गेमिंग और ये जो है ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये इशू क्या है।
ओके, तो हाल में ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जो बेंच है वो मनी लॉन्ड्रिंग और बिटकॉइन स्कैम से रिलेटेड एक केस पे अपना डिस्कशन कर रहे थे, विच वाज इन रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो जो अक्यूज इंडिविजुअल्स थे उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया था। ओके, अब ये समझ लेते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो क्या है। So, the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), it was enacted by Indian Parliament in 2002. Now, why was it? It was to prevent money laundering in India. Now, this is an important legislation which is important for you from the perspective of economy and polity. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्ट जो है ये क्या करता है, ये एक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये इनेबल करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है या जो एसेट है जो इलीगल सोर्सेस से अर्न किए गए हैं उसको कॉन्फिस्केट करे। और ये जो बिटकॉइन ट्रेडिंग है ये बहुत जगह पे इलीगल है। सो आई हैव पुट दिस इमेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड where the Bitcoin thing is legalized and where it is not legalized. So under the PMLA, the burden of proof lies with the accused who has to prove that the suspect property या फिर asset जो है उसके पास वो proceeds of crime नहीं है, यानी कि वो illegal means से जो है वो अर्जित नहीं किए गए हैं। ओके, अब जो PMLA है वो जो ऑफेंडर्स है उनको ऑफेंडर करार देता है किन एक्ट्स के तहत, इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, सो ये जो क्राइम्स है इसके तहत अगर कोई ऑफेंडर्स जो है वो गिल्टी पाया जाता है तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है। सो अभी इस केस में डेवलपमेंट क्या है, सिंस वी वर ऑन द लीगैलिटी ऑफ बिटकॉइन एंड वहीं से बात आई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तो हम वहाँ चले गए, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो हमारा एक क्लैरिफिकेशन मांगा है लीगैलिटी ऑफ बिटकॉइन के ऊपर, जिसके ऊपर अभी तक जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो जैसे जैसे ये रिस्पॉन्सेज आते हैं और जो डेवलपमेंट होता है हम उसको समझेंगे कि इसमें और क्या कुछ क्रंचेस हैं। सो बट फॉर नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज अ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट which regards conference on temple architecture। तो इसको हम समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के जो कोर आइडियाज हैं वो क्या क्या है। Okay, so this article is important from the perspective of your GS paper 1, where you can understand about the salient features and aspects of architecture, both from the modern perspective and the ancient perspective, as well as from the growth perspective. तो इसका context क्या है? अब देवयत्नम जो है वो एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि हम्पी यानी कि तो इसको जो इनॉग्रेट किया गया था वो हम्पी कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया था। अब हम समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या क्या है। अब देवयत्नम जो है इट एम्स टू हाईलाइट द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया in collaboration of Ministry of Culture. Now the conference on Indian temples will echo the philosophical, religious, social, economic, टेक्निकल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका प्रीलिम्स के फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ which discusses the appointment of high court judges. Okay, so anything which is first is important for us as a fact. तो ये भी एक one at a first thing है।
तो हाल में ही क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम अ यूनियन लॉ सेक्रेटरी हैज बीन एलिवेटेड एज अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब इस मैटर को समझते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट था, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम व्हिच वाज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक इन ट्रेडिशन। ओके, तो अब ये समझते हैं पहले तो ये कोलेजियम क्या है। ये जो कोलेजियम सिस्टम है, ये इंडिया के लिए हालांकि काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एज सच मेंशन नहीं है। बट अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो इसको हम एज अ कॉन्सल्टेंट इंटरप्रेट कर सकते हैं जुडिशियल सर्विसेज में या जजमेंट्स में। ओके, एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो अपॉइंटमेंट है, it is on a contractual basis, and the appointment stands till the appointee turns 60 years of the age. अब यहाँ पे हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कुछ important points हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, which is not important from your prelims perspective, but it is important from the mains perspective, so you can consider reading this here. Now, for now, I'll move to the next article, which talks about the radiation spike. Okay, so हाल में ही चर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर रेडिएशन देखने को मिला है, और जो चर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट radioactive plant on the earth. Okay, so there was a rise in the level of radiation इन द चर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, एंड एक वार्निंग जो है वो न्यूक्लियर प्लांट के सीजर के रिगार्डिंग दिया गया था, which was through the invasion of Russian troops to evade the disastrous consequence. अब हम इस इशू को समझ लेते हैं. Now, as I said, the Chernobyl nuclear power plant is considered as the most radioactive plant on the earth. Okay, so now it has been suggested to seize the nuclear power plant on the grounds of disaster management and environment sustainability. और अगर ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल नहीं हो पाया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हार्मफुल रेडियो एक्टिव इमिशन की जो संभावना है वो बढ़ सकती है, और ये रेडियो एक्टिव इमिशन कंटेन करेगा प्लूटोनियम 239 को, विच कैन अगेन बिकम अ न्यूक्लियर बॉम्ब, which can also threat numerous lives and the environment. So environment के perspective से ये जो radiation spike है ये बहुत harmful है, और साथ में ही ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है. यहाँ आप क्या चीज़ याद रख सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव इमिशन है ये कंटेन करता है प्लूटोनियम 239 को. Okay, so now moving towards the next article which deals with the Normandy format. ओके, तो ये जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली इट्स अ डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग which was created in 2014, and this included French, German, Russian and Ukrainian diplomats. अब ये जो forum है it acted as a platform to resolve the issues of alleged Russian-backed separatists in eastern Ukraine. तो हमने ये समझा कि 2013-2014 से ही रशिया जो है वो अपनी सेपरेटिस्ट आइडियाज़ को ईस्टर्न यूक्रेन में फैला रहा है, और जो ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर्स हैं उनको इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है. तो ये जो फॉरम है ये यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो कैसे हो. अब जो नॉर्मैंडी फॉर्मेट है इट शोड अ ग्रेट प्रॉमिस एज इट फैसिलिटेटेड द साइनिंग ऑफ मिन्स्क एग्रीमेंट इन 2014 एंड 2015. हमने पहले ये देखा है, हमने मिन्स्क एग्रीमेंट को समझा है. तो 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट 1 और 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट 2 आया. तो इसके साइनिंग और इसके एग्रीमेंट के पीछे ये जो फोरम है इसका बहुत बड़ा हाथ है. Now, but with time, it was unable to resolve the deadlock, and the grouping become largely defunctional in 2019. But हमने ये भी समझा कि जो हमारा मिन्स्क एग्रीमेंट था जो 2014 and 2015 में आया, it somehow failed because both the parties, that is Russia and Ukraine, could not agree on the measures and provisions of the agreement. So by 2019 ये जो forum है ये भी dysfunctional हो गया, क्योंकि जब दो पार्टीज ही अग्री नहीं कर पा रहे हैं, वो ही सहमत नहीं है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर ले, so of course the forum cannot resolve the deadlock, so it got defunctional. So this was it about this article.
Thank you. So let's meet tomorrow again for the discussion.